वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं हम यूपी टेट का जो आंसर की है, जो आपका कल पेपर हुआ था। आप सभी को पता है कि मैंने सीडीपी के सारे क्वेश्चन कराए थे, और जो मैंने क्वेश्चन कराए थे उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके फंसे हुए हैं। जो प्रीवियस ईयर का मैंने क्वेश्चन आंसर कराया है वो तो पूरा का पूरा रिपीट ही हुआ है, ठीक है। तो लगभग 99% क्वेश्चन आपके सीडीपी के फंसे हैं, चाहे वो जूनियर हो या फिर प्राइमरी, राइट। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1, देखो युयुस्सा है। युयुस्सा क्या है? अ, ये एक मूल प्रवृत्ति है या फिर संवेग है, ठीक है। तो ये क्या है आखिर, ठीक है। तो अगर हम बात करें युयुस्सा की, तो युयुस्सा एक मूल प्रवृत्ति है, ठीक है। मैकडूगल ने जो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताई है, ठीक है, उनमें से एक युयुत्सा है, ठीक है। तो युयुत्सा क्या है? एक मूल प्रवृत्ति है, राइट। आपको इसमें क्वेश्चन आंसर जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है वो भी मैं बताऊंगी कि आपको उनमें उनके लिए क्या करना है, ठीक है। बालकों के नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम समाज को ही पकड़ लेते हैं। अब जब बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करेंगे ना, तो शारीरिक तत्व तो करेंगे नहीं, ना तो आर्थिक तत्व करेंगे और ना तो जेनेटिक तत्व करेंगे। जब हम सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं तो सामाजिक और परिवेशजन्य तत्व है। एक दिन पहले मैंने प्रीवियस ईयर कराया था, उनमें से भी ये क्वेश्चन कराया हुआ था। जिन्होंने भी मुझसे पढ़ा था वो सभी बच्चे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा है? ठीक है, शारीरिक विकास का प्रमुख नियम कौन सा है? शारीरिक विकास का प्रमुख नियम अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका मतलब पहले जो आयोग ने मान रखा है, ठीक है, अनियमित विकास का नियम शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है। लेकिन इसमें से जो शारीरिक विकास के नियम की बात करेंगे ना, वो द्रुतगामी विकास का नियम है। कौन सा नियम है? द्रुतगामी विकास का नियम। ए इज़ द राइट आंसर। तो इसको वी वाले को काट के आप ए वाला कर दीजिए, ठीक है। द्रुतगामी विकास का नियम जो है वो शारीरिक विकास का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, परस्पर संबंध का सिद्धांत डेवलपमेंट का सिद्धांत है, ठीक है। विकास तभी संभव है जब तालमेल अच्छे से बना रहे, परस्पर संबंध रहे, ठीक है, चारों मतलब शरीर के सारे अंगों का, ठीक है। निरंतर विकास का नियम, ये भी विकास का नियम है, ठीक है। और मतलब विकास जो है सतत रूप से जीवन पर्यंत चलता रहता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत मैंने आपको ये भी क्वेश्चन कराया था प्रीवियस ईयर में। मैंने आपको बताया था कि आप जैसे हो वैसे ही आपका बच्चा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये तीनों विकास के सिद्धांत हैं। लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है इन्होंने दिया था इवान पी पावलोव ने, ठीक है। और ये काहे का सिद्धांत है? ये अधिगम का सिद्धांत है, ठीक है। तो आपसे नहीं पूछा गया है, तो यही सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन हरलॉक महोदय का था। किसका था? हरलॉक का था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहलर ने अपने प्रयोग में यह सिद्ध करना चाहता था। आखिर कोहलर क्या सिद्ध करना चाहता था? देखो, जितने भी संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक हैं, कोहलर संज्ञानवादी है, आपको पता है कि कोहलर संज्ञानवादी है या गेस्टाल्टवादी है। तो इन लोगों का मानना था कि कोई भी हमारे सामने समस्या आएगी तो हम उसका समाधान कर लेंगे। और समस्या जब सामने आती है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, ठीक है। तो कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहता था कि हमारे प्रत्यक्ष या हमारे सामने जो भी समस्या आएगी उसका समाधान हम तुरंत कर लेंगे। तो समग्र परिस्थिति का क्या करना चाहता था? प्रत्यक्षीकरण करना चाहता था। और प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कोई चीज़ हमारे सामने होना, कोई समस्या हमारे सामने होना, राइट। तो ये 3 वाला सही हो जाएगा। किसने पाठ्य योजना की पंच पद प्रणाली को विकसित किया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखिएगा। पंचपद प्रणाली को किसने विकसित किया था? हर्बर्ट साइमन है, आई थिंक हर्बर्ट महोदय ने विकसित किया था, ठीक है। पंचपद प्रणाली को किसने विकसित किया था? हर्बर्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व निम्न में से कितने विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को आयोग फंसा सकता है, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है ये वैसे। ठीक है, क्योंकि इसमें केशमर ने भी इन्होंने बोला था कि व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है। ठीक है, गोलकाय, लंबकाय, सुडौलकाय, और इन्होंने भी बताया था। लेकिन ग्रंथियों की अगर हम केवल बात करेंगे तो हम लोग कैनन पे चले जाएंगे। ठीक है, तो कैनन और ये दोनों होने चाहिए, बट इसमें अकॉर्डिंग टू इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो हम लोग कैनन को मान सकते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। हम देखते हैं हमारा यूपी टेट क्या मानता है इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ऐसा कथन कहा था क्रो एंड क्रो ने। किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। बीएफ स्किनर ने दिया था भाषा विकास का सिद्धांत। इनके अंतर्गत अगर बोले प्रबलन का सिद्धांत। ठीक है, पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत जिसे कहते हैं। ठीक है, अनुकरण का मतलब होता है जब बच्चे फॉलो करते हैं आपको, तो बच्चे देख देख करके सीखते हैं ना, गलतियां कर करके सीखते हैं, देख देख के सीखते हैं, इसी को कहते हैं अनुकरण। ठीक है, तो अनुकरण या प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने दिया था। ए इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? अभी आपको बताया है कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 प्रकार की होती है, ऐसा विलियम मैकडूगल के अनुसार बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या कहलाता है? अवधान कहलाता है। ठीक है, अवधान किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर जब आपका केंद्रीकरण होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? अवधान बोलते हैं। और ऐसा डम्पिल ने बोला था। ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है। ठीक है, ये भी आपका ऐसे ही आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजन शास्त्र के पिता की अगर हम बात करेंगे तो ये गाल्टन महोदय हैं। सुजन शास्त्र के पिता कौन है? गाल्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? ठीक है, अगर हम जलोटा परीक्षण की बात करेंगे तो उन्होंने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण की बात की थी प्रोफेसर जलोटा ने। ठीक है, बुद्धि परीक्षण है, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, इनके द्वारा भी बुद्धि का मापन किया जाता है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? मैंने आपको कितनी बार बताया, स्पीयरमैन ने जो है बुद्धि को 2 प्रकार बताया है। कौन कौन से 2 प्रकार? जी और एस फैक्टर, जर्नल और स्पेसिफिक फैक्टर, सामान्य और विशिष्ट कारक। सामान्य कारक का मतलब होता है जो जन्मजात हमारी बुद्धि होती है, जैसे भूख लगने पर खाना खाना, प्यास लगने पर पानी पीना। ये जन्मजात, सबको, किसी को बताना नहीं पड़ता है कि भूख लगने के बाद खाना ही चाहिए होता है, ये सब जानते हैं। ठीक है, इतनी बुद्धि सबके पास होती है। एक पागल के पास भी होती है, उसको भी पता है भूख लगेगी तो लगेगा तो हमें खाना ही खाना है। ठीक है, लेकिन एक बुद्धि होती है जो हम समाज में रह के अर्जित करते हैं, उसको कहते हैं विशिष्ट बुद्धि। ठीक है, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, 2 प्रकार के कारक इन्होंने दिए थे बुद्धि के। ठीक है, तो किसने दिए थे? स्पीयरमैन ने। ये भी आपका क्वेश्चन हूबहू फंस गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? अगर आपने कोई भी अनुभव किया है, ठीक है, और उसको आप अर्थ दे रहे हो, उसको आप कोई मीनिंग दे रहे हो, तो इसका मतलब होता है आप प्रत्यक्षीकरण कर रहे हो। ठीक है, उस स्थिति को आप उस स्थिति मतलब आपके पास जो पहले से ज्ञान है ना, मान लो आपको किसी ने मच्छर ने काटा है। ठीक है, सपोज अभी आपको नहीं पता है कि कुछ, आपको लगेगा कि हाँ मुझे तो कुछ काट लिया है, लेकिन आप एक गेस कर सकते हो, या तो मुझे मच्छर काट सकता है या फिर चींटी काट सकती है। तो आपको आइडिया है कि 2 ही हमें हैं प्रेजेंट टाइम में, वही काट सकते हैं, या तो मच्छर या फिर चींटी। जब आप देख लेते हो ना, मतलब पता चल जाता है जब आपको। ठीक है, अभी तो आप गेस कर रहे हो ना कि आपको क्या काट सकता है, मच्छर या फिर चींटी काट सकती है ना। और उसी अनुभव के, क्योंकि दोनों चीज़ों का आपको एहसास है, पहले मच्छर भी आपको काट चुका है और वैसे ही फील होता है, और चींटी भी काट चुकी है। ठीक है, तो आपको इस बात का अनुभव है कि इन दोनों बातों का आपको एक्सपीरियंस है, आपका अनुभव है। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करते हैं। किसी बात को आप
अर्थ प्रदान करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, राइट। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने में प्रयास या भूल का सिद्धांत किसने दिया था? भाई प्रयास और भूल का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, बच्चे बार बार गलती करके सीखते हैं, ठीक है, ये सब किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था भाई। ए इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है ना? औसत बुद्धि लब्धि, औसत का मतलब होता है सामान्य बुद्धि लब्धि, ठीक है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जेम्स TPP, ठीक है, JAMS, ठीक है। जे का मतलब जड़ बुद्धि, ठीक है, 70 से कम तो जड़, 70 है तो अल्प, ठीक। फिर 70 से 80 के बीच में है तो मंद, फिर 90 से 100 के बीच में है तो सामान्य, 90 से मतलब 100, 110 इसके बीच में है तो सामान्य बुद्धि हो जाएगी। मैंने एक ट्रिक बताई थी ना बुद्धि लब्धि निकालने का, है ना? तो औसत बुद्धि लब्धि, अगर सामान्य बुद्धि लब्धि की बात करेंगे, ठीक है, तो वो कितने से कितने के बीच में आएगी? 90 से 100 या 110 के बीच में आएगी, है ना? तो जहाँ पे 90 मिल रहा है और 100 मिल रहा है, दोनों को ले लीजिए, 90 और 100 इसी ऑप्शन में मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक हैं? तरल या ठोस बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे? कैटल थे भाई, कैटल, RB कैटल या कुछ इनका नाम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिया प्रसूत अधिगम का प्रतिपादन किसने किया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जहाँ पे क्रिया प्रसूत आ जाए ना, वहाँ पे BF स्किनर आप लगा के आइएगा। मतलब इतने इजी क्वेश्चन इस बार आए हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। एक बार 2019 में जो पेपर हुआ था, 19 में ही हुआ था ना, है ना? उस पेपर को ज़रा उठा के देखना, आपको पता चलेगा कि मतलब क्या लेवल रहता है। इस बार तो पेपर का लेवल बहुत ही इजी आया है, और मैं ये नहीं कहूँगी कि इजी आया है, नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। जो वर्तमान समय की जो स्थिति है ना, ऐसे कोरोना काल में जो इतने सारे बच्चे पेपर देने गए, उनके पास तो मतलब परिस्थितियों का भी दबाव था, अपनी जान को हथेली में रख के बच्चे पेपर देने जा रहे थे, ठीक है। और फिर ऐसी परिस्थिति के हिसाब से अगर पेपर इजी आया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सही किया गवर्नमेंट ने, है कि नहीं, है ना? मतलब इतने सारे बच्चे और ऐसे माहौल में पेपर देने जा रहे थे, तो अगर पेपर का लेवल इजी था तो कोई गलत बात नहीं थी, सही था, ठीक है। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है? देखो, ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कोई भी काम करने से पहले जब आप उसका स्ट्रक्चर बना लेते हो तो उसको ब्लूप्रिंट कहते हैं, ठीक है। आपको जैसे कोई काम करना है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसका जो प्लान है ना, आपके माइंड में थोड़ा सा माइंड मैप होगा, उसी को ब्लूप्रिंट कहते हैं। एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेना, एक अवधारणा तैयार कर लेना, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? ब्लूप्रिंट कहेंगे, है ना? तो कोई भी जब परीक्षण करने जाते हो, कोई भी टेस्ट करने जाते हो ना, तो उस परीक्षण का निर्माण आप पहले कर लेते हो, उसकी संरचना पहले बना लेते हो, उसको क्या कहेंगे हम? ब्लूप्रिंट कहेंगे। 3 इज़ द राइट आंसर। विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसने दी थी? मैंने आपको कई बारी बताया था, विकास की अगर हम बात करेंगे तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत 3-4 अवस्थाएं बताई थी। कौन सी? संवेगात्मक गामक अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अभी आपसे इतना इजी पूछ लिया कि आपसे टाइम पीरियड नहीं पूछा, अवस्था ही पूछ ली, तो इससे ज़्यादा इजी कुछ हो सकता है क्या? है ना? तो यही हो जाएगा पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, APPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? सॉरी, MPPI का होता है मल्टीपल पर्सनैलिटी इंडेक्स करके एक परीक्षण होता है, ठीक है, और ये व्यक्तित्व के मापन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। 3 इज़ द राइट आंसर। पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? व्यक्तित्व ना। अधिगम हेतु निम्न में से सर्वाधिक आवश्यक क्या होता है? ठीक है, अधिगम के लिए अगर हम बात करें, अधिगम के लिए सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरी क्या होता है? आप अधिगम तभी कर सकते हो, ये भी एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रहेगा,
ये एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, तभी इस पे स्टार लगा दिया है। ठीक है, ये एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अधिगम की अगर हम बात करेंगे ना, तो अधिगम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, आपका रुचि ज़रूरी होती है। लेकिन मैंने आपको एक बार ये भी बात बताई थी कि अधिगम और परिपक्वता, ठीक है, अधिगम परिपक्वता का बहुत निकट संबंध है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप परिपक्व नहीं हो तब तक आप अधिगम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें तीनों, मतलब ये तीन हो सकते हैं। ठीक है, ये तीनों हो सकते हैं। अभिप्रेरणा भी ज़रूरी है, अगर आप मोटिवेटेड हो तभी अच्छे से अधिगम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है तभी आप अधिगम कर सकते हो। लेकिन अगर आप परिपक्व नहीं हो तो फिर अधिगम कैसे कर सकते हो। सपोज आप पायलट बनना चाहते हो, ठीक है, पायलट बनने के लिए एक पर्टिकुलर एज की ज़रूरत है ना। अभी आप 4-5 साल की अवस्था में पायलट उड़ाने को आपको नहीं दिया जा सकता है और ना ही आप उड़ा सकते हैं, क्योंकि अभी उस स्टेज के लिए आप परिपक्व ही नहीं हो। तो अधिगम और परिपक्वता एक दूसरे से अंतः संबंधित है और सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन होगा इसका परिपक्वता। ठीक है, परिपक्वता ज़्यादा सही है, क्योंकि परिपक्व होना ज़रूरी है। आप एक एक 5 साल के बच्चे को आप एक आईएएस ऑफिसर नहीं बना सकते हो, क्योंकि उस आईएएस ऑफिसर की एज के लिए वो परिपक्व नहीं है। ठीक है, आप एक नर्सरी के बच्चे को एमए का कोर्स नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उस एज में उतना परिपक्व नहीं है बच्चा, राइट। तो अधिगम लर्निंग और परिपक्वता का भी बहुत ज़्यादा संबंध होता है। अब देखते हैं यूपी टेट के द्वारा इसका आंसर क्या दिया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों ही कहीं ना कहीं ये तीनों ही ऑप्शन एक दूसरे से मतलब इनमें कॉन्फ्लिक्ट होगा। मतलब ये देखो क्या देता है आयोग। ठीक है, अभिप्रेरणा भी ज़रूरी है, रुचि भी ज़रूरी, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका परिपक्व होना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सैसोकाल। सैसोकाल की अगर हम बात करें ना, तो सैसोकाल की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष। सैसोवस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की होती है, लेकिन यहाँ पे सैसोकाल की बात की गई है। और अगर हम सैसोकाल की बात करें तो सैसोकाल सीटेट को सैसोकाल ने जन्म से 2 वर्ष ही माना है, तो इस पर जा सकते हैं। अब हम यूपी टेट को देखते हैं कि वो अपना आंसर क्या देता है। ये भी एक मार्क कर सकते हैं कि ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। भाई कोहलर, वोल्फगंग कोहलर। अगर हम कोहलर की बात करें तो कोहलर ने क्या किए थे, अधिगम के सिद्धांत दिए थे। भले ही ये संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक थे, बट इन्होंने अधिगम के सिद्धांत दिए थे। ठीक है, व्यवहारवादी और संज्ञानवादी दोनों अलग थे। व्यवहारवादियों में थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, वॉटसन, ये सब लोग थे। और संज्ञानवादी में कोहलर, वर्दीमर, लेविन, कोफ्का, ये सारे लोग थे। लेकिन इन दोनों लोगों ने, भले ही इनके मत अलग थे, एक लोगों का मानना था कि व्यवहार करके बच्चा सीखता है, गलतियां करके, और एक का मानना था कि हम लोग सूझ के द्वारा सीखते हैं। लेकिन इन लोगों का मत एक ही था, मतलब इन्होंने अधिगम के ही सिद्धांत दिए थे। ठीक है, मत अलग था, मतलब सिद्धांत एक ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फिर से रिपीट हुआ है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है। अगर हम विलियम मैकडूगल की बात करेंगे तो उन्होंने मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताई थी 14। कितनी बताई थी। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक उद्दोलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। तो सृजनात्मकता के शिक्षण हेतु किया जाता है मानसिक उद्दोलन प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक है, निम्न में से किसके द्वारा कुत्ता एक विषय था। भाई कुत्ते का अपने सिद्धांत में प्रयोग किया था इवान पी पावलोव ने, इवान पेट्रोविच पावलोव। ठीक है, तो इन्होंने कुत्ते का प्रयोग किया था अपने सिद्धांत में। ठीक है, और थॉर्नडाइक ने बिल्ली का किया था। ओके, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक है। भाई मौलिकता, लचीलापन, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब किसके घटक होते हैं। सृजनात्मकता की, क्रिएटिविटी की बात चल रही है। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। हम थॉर्नडाइक सीडीपी की मेरी पूरी जिम्मेदारी है, पेपर 1 और पेपर 2, तो मैं पेपर 2 भी करा दूंगी। ओके, इस वीडियो से आप अपना मैच कर लीजिए कि आप लोगों के कितने आंसर सही हो रहे हैं सीडीपी। और जिन्होंने मुझसे पढ़ा है वो ठीक ठीक कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने
जो मैंने पेपर कराया था, जो मैंने इतनी प्रैक्टिस कराई थी, उससे फँसे हैं या नहीं फँसे हैं। बाकी मेरा प्रमाण आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो उठा कर के।